नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 6। इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में या इस पार्ट में हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी का सामान्य परिचय। गांधी जी गांधी जी का भारत आगमन था, कब आए और क्या क्या किए। फिर उनके प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ रॉलेट एक्ट जो 1919 आया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन क्या रहा, इसमें कौन कौन या कह सकते हैं किसकी सहभागिता रही, इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम किससे? गांधी जी के सामान्य परिचय से। जो सबको विदित है, सबको पता है कि गांधी जी का जो पूरा नाम था क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, है ना? और हुआ कहाँ था ये हुआ था पोरबंदर में। और पोरबंदर कहाँ है? तो ये है गुजरात में। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इनकी वकालत की जो पढ़ाई थी। बात माता पिता का नाम सबको पता होगा, है ना? हम बात करते हैं कि इनकी जो वकालत की पढ़ाई थी, वकालत कहाँ से किए थे ये? तो वकालत इन्होंने इंग्लैंड से कंप्लीट किया था। ठीक है। इनकी वकालत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में कंप्लीट हुई थी। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और हम इनके बारे में जानते हैं कि गांधी जी ने 1892 में ये एक भारतीय मूल के व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला, है ना? भारतीय मूल के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। इनका केस कुछ गड़बड़ था, या इनका केस लड़ने के लिए ये कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गए, है ना? दक्षिण अफ्रीका का एक डरबन जगह है, वहां पे ये गए और डरबन में ये केस लड़ने गए। किसका? भारतीय मूल के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला का। कब? 1892-93 में। ठीक है। फिर ये जो केस है वो क्या होते हैं? ये जीत जाते हैं। इस केस में क्या करते हैं? ये जीत जाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसी केस के सिलसिले में जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, इसी केस के सिलसिले में जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो इसी समय प्रिटोरिया के ही एक बीच में ही जो एक स्थान था, प्रिटोरिया जाते समय इनको गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा, या कह सकते हैं जो रंग भेद के द्वारा, इनको क्या किया गया? अपमानित किया गया। इसी ट्रेन में ये अपमानित किए गए। ठीक है। और इसी अपमान को लेकर के इन्होंने क्या किया? एक वहां पे आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन के लिए क्या किया इन्होंने? सबसे पहली चीज कि 1894 में, यानी 1894 में, ये दक्षिण अफ्रीका में ही दक्षिण अफ्रीका के में ही ये है जो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल, दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये कांग्रेस की स्थापना होती है कब? तो ये होता है 1894 में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1984 में। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक इन्होंने क्या निकाला? अखबार का प्रकाशन किया। उसका नाम था क्या? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अखबार का इन्होंने क्या किया? ये अखबार था ये अखबार था इंडियन ओपिनियन। अखबार का इन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया।
ठीक है, ध्यान रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में ही कई बार क्वेश्चन आता है, इंडियन ओपिनियन अखबार का जो प्रकाशन है या इनकी जो शुरुआत है ये कहाँ की गई थी, तो गांधी जी के द्वारा ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू की गई थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में ही 1904 में एक इन्होंने क्या किया था, फिनिक्स आश्रम का निर्माण किया था। फिनिक्स आश्रम का निर्माण किया था, इन्होंने स्थापना किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की अ, जो उनके मूल्य थे या जो तरीके थे, तौर तरीके, उनकी आलोचना करते हुए इन्होंने एक हिंद स्वराज करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में क्या था, इन्होंने जो पश्चिमी मूल्यों का आलोचना था, इसमें क्या था, एक मिनट, पश्चिमी मूल्यों का इसमें आलोचना किया गया था। ठीक है, हिंद स्वराज में क्या था भाई, तो पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की गई थी। और ये कब लिखा था इन्होंने, 1909 में। ठीक है, हिंद स्वराज नाम की पुस्तक थी। आगे बात करते हैं, अगर गांधी जी का भारत आगमन की बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि भारत इनका कब आगमन होता है। ठीक है, गांधी जी का जो है भारत आगमन अगर बात करें, भारत कब आते हैं ये, तो ये जनवरी 1915 को क्या करते हैं, ये भारत वापस आते हैं। यहाँ पे ही भारत आकर के इन्होंने गोपाल कृष्ण की जो कार्यशैली थी या जो उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पे इन्होंने उनसे काफी कुछ इनको सीखने को मिला, इसलिए गोखले को इन्होंने गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, राजनीतिक गुरु मान लिया। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। भारत आगमन के बाद, ये भारत आगमन कब कब हुआ इनका, भारत कब आएगी, तो ये जनवरी 1915 में भारत आए। इसके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले की जो कार्यशैली थी, जो काम करने का तरीका था, उसको देख करके ये काफी प्रभावित हुए और इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को क्या मान लिया, अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब ये भारत आए तो उस समय जो था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब ये भारत आए तो प्रथम विश्व युद्ध उस समय क्या चल रहा था, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भारतीयों को, या जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको इन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया, क्योंकि अंग्रेजों से इनकी जो कुछ बातें हुई थी, तो इन्होंने भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए, यानी अंग्रेजी सेना में शामिल होकर के जो उनके दुश्मन देश थे उनसे लड़ने के लिए ये प्रेरित कर रहे थे। और प्रेरित करने के कारण कुछ लोग इनको अंग्रेजों का अंग्रेजों का जो है भर्ती करने वाला, यानी अंग्रेजी सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है इनको। इनका ये उद्देश्य था कि जो इनको कहा गया भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है, इनका उद्देश्य ये था यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में कि जब अंग्रेज ये बोले थे कि नहीं, अगर हम हमारी लड़ाई में अगर आपके भारतीय शामिल होते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा हम क्या करेंगे, भारत को छोड़ देंगे, यानी कि भारत को आजाद कर देंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। तो इस उद्देश्य से गांधी जी जो है लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि नहीं, अंग्रेजी सेना में आप भर्ती हो जाओ और प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में आप भागीदार बनो, तो अंग्रेज हमें क्या करेंगे, आजाद करके वापस चले जाएंगे। तो ऐसा तो हुआ कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम जो है गांधी जी को जो है क्या नाम दे दिया गया, अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने वाला क्या, सार्जेंट का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ अंग्रेजी हुकूमत की, या कहें कि भर्ती कराने के लिए, या कुछ इस तरह की जो मदद की, इसके तहत इनको जो है प्रथम विश्व युद्ध के अंग्रेजों के जो समर्थन इन्होंने किया, तो इनको 1915 में अंग्रेजों के द्वारा जो है
कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी जाती है। कैसर ए हिंद, ठीक है। ये किस लिए, तो अंग्रेजी सेना का जो समर्थन कर रहे थे, ये अंग्रेजों का जो समर्थन कर रहे थे प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इसलिए इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी जाती है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें, ये वहां से आने के बाद और क्या किए, तो भारत वापस आने के बाद इन्होंने साबरमती नदी के किनारे, जो कि गुजरात में पड़ता है, साबरमती नदी के किनारे क्या किया इन्होंने, एक सत्याग्रह सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया। सत्याग्रह आश्रम, आश्रम का निर्माण किया, जिसको साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। साबरमती आश्रम के नाम से भी इसको क्या क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों नाम से जाना जाता है, या तो आप इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जान सकते हैं। जो साबरमती नदी के किनारे इन्होंने आश्रम का निर्माण किया, जिसे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ एक और इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की कि जब ये भारत वापस आए, तो उस समय बिहार में जो है नील नदी का जो खेती था, या कह सकते हैं कि जो नील नदी को लेकर, सॉरी, नील की खेती को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ था बिहार में, वहां चल रहा था तीन कठिया, यानी कि 20 हिस्से में से या 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा जो है क्या करना होता था, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था लोगों को। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। तो अगर हम बात करें तो ये बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ, तो चंपारण का आंदोलन हुआ, यानी चंपारण में आंदोलन किया। बिहार में चंपारण है, तो उसे चंपारण का ही आंदोलन नाम दे दिया गया। चंपारण आंदोलन किया इन्होंने बिहार में। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं क्या हुआ। इसके साथ साथ अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, या जो श्रमिक विवाद आंदोलन था इनका, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था, किस बात पे ये जो तकरार था, ये किस बात को लेकर था और कैसे ये सॉल्व हुआ। तो श्रमिक आंदोलन जो चल रहा था, इसके बारे में ये भी इन्होंने ऑपरेट किया था, या इसके मुख्य कह सकते हैं कि लीडर में थे, यानी कि नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रारंभिक सत्याग्रह में कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह सबको पता है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बिहार में, ठीक है। किस बात को लेकर के हुआ था, तो ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो पहला आंदोलन था, है ना। अगर इसको हम नाम देते, ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। भारत आते ही ये जो पहला सत्याग्रह था, ये चंपारण का सत्याग्रह था, ठीक है। पहला सत्याग्रह था, हुआ कहाँ था, बिहार में। कारण क्या था, तो चंपारण में जो है नील की बगान के लिए, यानी नील के जो बगान थे उनके मालिकों द्वारा तकावी ऋण, या कह सकते हैं तिनकठिया व्यवस्था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हुआ क्या था, ये तिनकठिया व्यवस्था चल रही थी यहाँ पे, जिसका जो किसान थे उसका विरोध कर रहे थे। तीन कठिया व्यवस्था, ये क्या था, तो ये था 3/20, यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा क्या करना था, इतने पर नील की खेती करना जो है वो अनिवार्य कर रहे थे। अंग्रेज कह रहे थे कि कम से कम अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें से 3 कट्ठे पे नील की खेती करना, नील की खेती करना क्या कर रहे थे, ये अनिवार्य कर दिए थे। तो इसके विरोध में यहाँ पे क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है। फिर इस मामले को वहां सुलझाया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह में जो इनके सहयोगी थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनके सहयोगी चंपारण सत्याग्रह में। तो सहयोगी में थे राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रज किशोर जी, इसके साथ साथ महादेव देसाई, महादेव देसाई के साथ नरहरि पारिख और जेवी कृपलानी जी, ठीक है। नरहरि पारिख
और जेबी कृपलानी जी, ये सभी जो थे इनके क्या थे, सहयोगी थे गांधी जी के। ठीक है, लीडिंग जो थी, जो नेतृत्व था वो गांधी जी का था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रजकिशोर जी, महादेव देसाई जी, नरहरि पारिक जी और जेबी कृपलानी जी, ये सभी इनके चंपारण सत्याग्रह में सहयोगी का काम कर रहे हैं। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह का अगर जैसे हम कहें, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, जब ये सफल हो गया, यानी इसके सफल नेतृत्व में जब इन्होंने गांधी जी को ये सब इनका इस सत्याग्रह में सफलता मिली, तो जब सफलता मिली तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो इनको एक उपाधि दी, वो किस चीज की, एक नाम दिया, क्या, महात्मा। ये जो महात्मा इनको नाम मिला, क्वेश्चन आता है कई बार कि गांधी जी को महात्मा का जो नाम मिला, या कह सकते हैं कि जो पहली बार इनको महात्मा कहा गया, वो किसने कहा और कब कहा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चंपारण चंपारण सत्याग्रह है, इसकी जो सफलता मिली, यानी कि यहाँ पे जो इनको सफलता मिल गई अंग्रेजों के विरोध में, 3/20 यानी कि 3 कठिया जो व्यवस्था थी, इसमें इनको सफलता मिलने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा का टैग दिया, यानी कि महात्मा का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इनके सत्याग्रह के बारे में, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मजदूरों का जो था आंदोलन, बात करते हैं ये किस मैटर पे चल रहा था, तो ध्यान दीजिए, जो अहमदाबाद में आंदोलन, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन था, गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, प्रथम भूख हड़ताल कहाँ किए थे गांधी जी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलनों में भूख हड़ताल था। ठीक है, और ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1918 में। ठीक है, एक मिनट, ये 1918 में हुआ था, और ये जो झगड़ा चल रहा था, या जो कहें कि ये जो तकरार चल रहा था, मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच चल रहा था। मिल मालिक व मिल में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, या जो मिल श्रमिक जो थे, मिल श्रमिक के बीच ये चल रहा था। और मामला क्या था, तो जो अहमदाबाद में या कुछ समय पहले दक्षिण, अगर कहें दक्षिण भारत में जो प्लेग बीमारी आई थी, उसका जो बोनस हर साल मिलने लग गया था। और जब प्लेग बीमारी खत्म हो गई, तो मिल मालिकों का कहना था कि जो प्लेग बोनस है वो प्लेग के दौरान दिया जा रहा था, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो श्रमिक जो थे ये कह रहे थे कि नहीं, इसको बंद नहीं करना, इसको चलने दिया जाए, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ गई है और इसकी हमें जरूरत है। अगर ये आप इतनी कटौती कर दोगे, जो प्लेग भत्ता है, ठीक है, इसकी कटौती करने के लिए ये राजी नहीं थे, और मिल मालिक कह रहे थे कि नहीं, ये चीज बंद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे था कि कुछ बात विचार हुआ, तो मिल मालिक जो थे वो 20% देने के लिए राजी हुए थे, लेकिन जो श्रमिक थे वो कितना चाहते थे, वो 35% चाहते थे। ठीक है, तो ये मामला फिर कहाँ चला गया, न्यायाधिकरण में चला गया, यानी कि अदालत में चला गया। न्यायाधिकरण में गया, तो न्यायाधिकरण में क्या आदेश दिया कि नहीं, इनको जो है 35% जो बोनस है वो दिया जाए हर साल। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ भी इनको सफलता मिल गई, या कह सकते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर जो यूनियन था, या जो आंदोलन था, यहाँ पे भी गांधी जी को सफलता मिली। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब इस दिन के दूसरे उसके देखते हैं कि और क्या क्या हुआ गांधी जी के भारत आने के बाद। तो एक कार्यक्रम कौन सा हुआ, एक एक्टिविटी आई, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये कब आया था, तो ये आया था 1919 में। ये आया था 1919 में। ये क्या था भाई, रोलेट एक्ट क्या था, तो सबसे पहली बात ये जानिए कि जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, इनकी गतिविधियों को दबाने के लिए, या कह सकते हैं कि बंद करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें क्रांतिकारियों की गतिविधियों को, यानी कि जो इनके आंदोलन थे,
गतिविधियों को बंद करने के लिए या दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसमें और एक और चीज क्या कही गई थी कि संदेह के आधार पर, यानी अगर शक हो जाए कि नहीं आप इस भीड़ में या इस आंदोलन में हो, तो संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। इस एक्ट के आधार पर संदेह के आधार पर जेल हो जाना था। ठीक है, इस तरह का था, और वो भी कब? अनिश्चितकालीन के लिए जेल, यानी बेल नहीं हो रहा था। ऐसा ये एक्ट आया था जिसमें संदेह के आधार पर कि आप इस एक्टिविटी में शामिल हो, अगर आप पे संदेह हो गया तो आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। और ये अनिश्चितकालीन था कि कब आपका बेल होगा या कब आपकी जमानत होगी, ये भी पता नहीं। तो इस एक्ट को बिना वकील, ठीक है, बिना वकील या हम कहें बिना दलील, यानी कोई सुनवाई नहीं थी, बिना दलील, या ये कह लें कि बिना अपील, या कोई अपील भी नहीं कर सकता कि नहीं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इस तरह का कानून कहा गया। इसके साथ साथ इसे क्या कहा गया? काला कानून भी कहा गया। काला कानून भी कहा गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें गांधी जी इस एक्ट के विरोध में, ये रॉलेट एक्ट क्या था, हमने बात कर लिया कि क्या था ये। तो क्रांतिकारियों की जो गतिविधियां थी उसको बंद करने या दबाने के लिए ये लाया गया था। अब इसमें था क्या? तो संदेह के आधार पर भी जेल हो जाता था, और अनिश्चितकालीन के लिए यानी जमानत मुश्किल थी। तो इसलिए इस रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील या बिना अपील, या कह सकते हैं कि काला कानून भी इसे क्या कहा है? इसे काला कानून भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गांधी जी इसका एक्ट के तहत या एक्ट के विरोध में क्या किया इन्होंने? गांधी जी ने तो इस एक्ट का विरोध किया। यहाँ लिख सकते हैं गांधी जी एक्ट का विरोध करते हैं। कौन सा एक्ट है? तो रॉलेट एक्ट। कब लाया गया था? तो 1919 में। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि रॉलेट जो एक्ट है ये कब लाया गया था, तो ये 1919 में लाया गया था। ठीक है, तो गांधी जी जो है इस एक्ट का विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध करते हैं, और 6 अप्रैल को, यानी 6 अप्रैल कब? 1919 को जनता से देशव्यापी आंदोलन का क्या करते हैं? आह्वान करते हैं, यानी कि देशव्यापी जो है पूरे देश में आंदोलन के लिए बुलावा देते हैं। ठीक है, और इसी के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। यानी अगर हम कहें इसी एक्ट के विरोध में, ठीक है, सत्याग्रह सभा की क्या की गई? स्थापना की गई। सत्याग्रह सभा की स्थापना होती है, और देशव्यापी क्या होता है? आंदोलन करने के लिए आह्वान किया जाता है, यानी बुलाया जाता है। तो इस चक्कर में 6 अप्रैल को ये होता है, और 9 अप्रैल को जो है, 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है किसको? गांधी जी। ठीक है, कि ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसलिए इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में, और अब बात कर लेते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो अगर इसमें हम देखें, एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबको पता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, ये होता क्यों है? तो इसको हम जान लेते हैं कि 9 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे कारण क्या था, ये क्यों हुआ ऐसा। तो 9 अप्रैल को
9 अप्रैल 1919 को जो है पंजाब के एक लोकप्रिय नेता होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दो नेता। अगर हम बात करें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दो नेताओं को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा इसके विरोध में। ठीक है, यानी इन नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में जो है बैसाखी के दिन, गिरफ्तारी के विरोध में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसी यानी गिरफ्तारी, ये जो गिरफ्तारी है इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 यानी कौन सा दिन होता है उस दिन बैसाखी होता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जो है अमृतसर यानी पंजाब में हमने बात किया, अमृतसर जलियांवाला बाग में एक विशाल आयोजन होता है। इसके विरोध में तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक विशाल आयोजन किया जाता है, विशाल आयोजन होता है। ठीक है, और उस टाइम का जो जनरल था, कौन था वो, जनरल डायर। जनरल डायर जो है उसको ये लगता है कि जो हमारी आदेश है या जो हमारी कह सकते हैं कि जो हुकूमत है इसकी अवहेलना की जा रही है या इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, इस चीज को लेकर के वो काफी गुस्से में आया और निहत्थी जनता पर क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने ही क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, अगर आंकड़ों की बात करें, जब गोलियां चलाने की आदेश दे दी जाती है तो अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में जो है 379 कितने लोगों की क्या की जाती है, मृत्यु घोषित की हुई है, कितने लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, वास्तविक जो संख्या है वो क्या है, इससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा संख्या है। ठीक है, 379 ही मृत्यु का आंकड़ा दिया जाता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा संख्या जो है उस टाइम वो लोगों की मौत हुई थी, या हम कहें कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, वो वहां पे मारे गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी हत्याकांड के बाद जो है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या कर लिया, आंदोलन को वापस ले लिया। जो उनका आंदोलन चल रहा था, है ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में, उस आंदोलन को क्या कर लिया गांधी जी ने, वापस ले लिया। वापस ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा। 18 अप्रैल को गांधी जी ने, यहां लिख लेते हैं, आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या हुआ देश में, तो जो रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया भाई, अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की जो उपाधि इनको अंग्रेजों के द्वारा मिली थी, इसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। इसके विरोध में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, फिर इसके साथ साथ और क्या हुआ, तो शंकर नायर जी थे, शंकर नायर जी थे, ये कहाँ थे, तो ये जो है वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे, वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे, और इस सदस्यता से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, यानी त्याग पत्र दे, इस्तीफा दे दिया। इसके विरोध में, तो
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, अब इसके साथ और क्या होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जो जब कांग्रेस उस समय जो चल रही थी, कांग्रेस ने क्या किया, यानी हम कह सकते हैं कि आईएनसी ने क्या किया, उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, तो आईएनसी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में मदन मोहन अध्यक्षता में एक जांच के लिए, यानी कि कैसे ये क्या हुआ है, कौन इसमें दोषी है, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई। और इस समिति में जो अन्य सदस्य थे, अगर हम बात करें इनके साथ अन्य सदस्यों की, अन्य सदस्य जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी, सी आर दास, ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी इसमें सदस्य थे। यानी इन्होंने एक कमेटी बैठाई और एक समिति बनाई, और इसमें जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास और बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी इसमें सदस्य थे। और इन्होंने डिसाइड किया, या जो इसमें निष्कर्ष पे पहुंचे, ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो जनरल डायर था वो क्या, उसने क्या किया, उसकी निंदा की, यानी कि ये जो कदम उठाया गया था उसकी निंदा की इन्होंने। अगर कहें तो उसका रिजल्ट क्या आया, तो जनरल डायर, इन्होंने जनरल डायर की क्या की, निंदा की। इसके साथ साथ कहा कि विवेकहीन कदम उठाया गया है, यानी बिना सोचे समझे, विवेकहीन कदम, इस चीज को बोला कि इन्होंने विवेकहीन कदम बताया। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें तो ये तो आईएनसी की समिति थी और आईएनसी ने ये कार्यक्रम किया, यानी ये कदम उठाया। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश सरकार थी भी, वो भी इस जांच के लिए, यानी कि इस घटना के लिए एक जांच कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग, अगर बात आती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हंटर आयोग की स्थापना किसने की थी, तो हंटर आयोग की स्थापना जो है किसने की थी, ब्रिटिश सरकार ने की थी। और इस हंटर आयोग में होता क्या है, तो वही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच है, या कह सकते हैं कि उसी को जांच, उसकी जांच करने के लिए ही एक समिति बनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश थे और इसके साथ साथ इसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे। यानी हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों की अगर हम बात करें, भारतीय सदस्य कौन थे इनके बारे में बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, चिमनलाल सीतलवाड़, चिमनलाल सीतलवाड़, सीतलवाड़, इसके साथ साथ सुल्तान अहमद, और जगत नारायण, ये जो थे ये हंटर आयोग में भारतीय सदस्य थे। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, तो इस आयोग का जो जांच आया या जो रिजल्ट आया, इसमें क्या किया गया, जनरल डायर को जो है, डायर को उसके जॉब से या उसके पद से क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट आंदोलन की। अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट आंदोलन कौन सा होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के अगर बारे में हम बात करें यहाँ पे, क्या था खिलाफत आंदोलन, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व एवं भारत के जो मुसलमान थे, यानी पूरे विश्व के जो मुसलमान थे, ये तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का क्या मानते थे, खलीफा मानते थे। अगर हम कहें विश्व के जो मुसलमान थे, इसमें भारत भी इंक्लूड है, मुसलमान क्या कर रहे थे, तो जो तुर्की के जो सुल्तान थे, इनको इस्लामी साम्राज्य का, सुल्तान को
इस्लामी साम्राज्य का क्या मान रहे थे? खलीफा मानते थे। खलीफा मानते थे। ठीक है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है खलीफा पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रथम के बाद इस खलीफा पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया। ठीक है। तो इसी के खिलाफ में अगर हम कहें कि ये खलीफा पद क्यों समाप्त किया गया, ठीक है, तो भारतीय मुसलमानों सहित यानी विश्व के सभी मुसलमान, अगर भारत की भी इसमें इंक्लूड है, भारत के साथ साथ विश्व के सभी मुसलमान जो हैं ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा पद को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। यहाँ भी हम फिर लिख सकते हैं कि विश्व के जो मुसलमान हैं, देखिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ विश्व के मुसलमान, तो इसमें भारत भी इंक्लूड है। तो विश्व के मुसलमान जो है इस खलीफा पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन करते हैं। तो इस आंदोलन में और क्या आगे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इस आंदोलन में जो है सन 1919 में, ठीक है, अली बंधु, जो अली बंधु होते हैं कौन कौन से? तो ये होते हैं मोहम्मद अली व शौकत अली। ये दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, इनके नेतृत्व में जो है खिलाफत कमेटी की स्थापना होती है। खिलाफत कमेटी की जो है क्या होती है? स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली बंधु के नेतृत्व में। कब हुआ? 1919 में ये स्थापना होती है। ठीक है। फिर इस समय ये खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन 1924 में आंदोलन समाप्त हो जाता है। किसके कारण? तो तुर्की के जो कमाल पाशा, तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में जो सरकार बनती है, बनी सरकार ने क्या किया? खलीफा पद को फाइनली समाप्त कर देती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसने समाप्त किया? तो तुर्की के कमाल पाशा जो हैं, इनके नेतृत्व में तुर्की की सरकार बनती है और ये उस समय क्या करते हैं? खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद ये खिलाफत आंदोलन क्या हो जाता है? फाइनली बंद हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके बाद कह सकते हैं कि उसके बाद इसका कोई नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, यानी 1919 में बना और 1924 में ये क्या हुआ? पूरी तरह से बंद हो गया। हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में और वो है क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो असहयोग आंदोलन जो है ये क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब चला भाई? तो 1920 और 21 में। 1920 और 21 में। अगर हम यह बात करते हैं कभी इसका अधिवेशन प्रस्ताव कब पास हुआ, तो ध्यान दीजिएगा दिसंबर 1920 में। ठीक है। जो आईएनसी का नागपुर अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन कब था? 1920 में नागपुर अधिवेशन था। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी प्रस्ताव जो है पारित होता है यहाँ पे। ठीक है।
इसमें और क्या होता है, तो देश के जो प्रख्यात वकील थे जैसे मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, है ना, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम या राजेंद्र प्रसाद प्रसाद, ये जो प्रमुख रूप से जो वकील थे, ये क्या करते हैं, वो अपनी वकालत छोड़ देते हैं। किसके विरोध में, तो अंग्रेजों के इस, कह सकते हैं कि जो असहयोग आंदोलन में, ये चीजें छोड़ देते हैं कि हम आपको अब सहयोग नहीं करेंगे, यानी आपका हम विरोध करेंगे, आपके साथ हम नहीं जुड़ करके काम करेंगे। इसके चक्कर में, यानी जब असहयोग आंदोलन का, कह सकते हैं कि गठन होता है या जो इसका प्रस्ताव पारित होता है, तो असहयोग साबित करने के लिए जो मुख्य वकील होते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे जो भारत के प्रमुख वकील होते हैं, इन्होंने क्या किया, वकालत छोड़ दी, वकालत छोड़ दिया। इनमें कौन कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली और टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी जो हैं अपनी वकालत छोड़ देते हैं, यानी असहयोगिता देने के लिए। इसके साथ साथ इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी को 1915 में जो कैसर हिंद की जो उपाधि मिलती है, वो क्या करते हैं इन्होंने, गांधी जी जो है कैसर हिंद, हिंद का जो टैग है या जो उपाधि है, अगर कहें, इस उपाधि को क्या करते हैं, ये वापस कर देते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें, तो 1 अगस्त 1920 को ये जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। असहयोग आंदोलन क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। इसी आंदोलन में ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है किसी असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। फिर इसके बाद 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने एक, कह सकते हैं कि घोषणा की। क्या घोषणा की, गांधी जी जो है घोषणा करते हैं और ये कहते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर जो राजनीतिक बंदी हैं, यानी कि जो राजनीतिक भाग लेते हैं या राजनीतिक, कह सकते हैं कि कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और उन व्यक्तियों को जो जेल में हैं, उनको अगर रिहा नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे, जो करों की अदायगी हो रही है, जो हम टैक्स दे रहे हैं, वो रोक देंगे, बंद कर देंगे। और सामूहिक रूप से बारदोली सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर, इन्होंने कहा घोषणा करते हुए कि करों की अदायगी को रोक देंगे, करों की अदायगी, यानी हम नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, बंद कर देंगे। रोक देंगे। इसके साथ साथ एक चीज और इन्होंने कहा, करों की अदायगी को रोकने की बात हुई, ठीक है। इसके साथ साथ क्या इन्होंने कहा, बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने की क्या दिया इन्होंने, घोषणा कर दी, शुरुआत करने की घोषणा की। इसके बाद और क्या हुआ इसमें, लेकिन इसी आंदोलन के समय ही जो है ये सारी सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन इसी दौरान जो होता है चौरी चौरा कांड हो जाता है, और वो ये कब होता है, 5 फरवरी 1922। हमने अभी क्या बात किया, ये 1 फरवरी 1922 को ये घोषणा करते हैं, ठीक है।
ये जो घोषणा है ये कब होती है? 1 फरवरी 1922 को ये घोषणा होती है, ठीक है, गांधी जी के द्वारा कि हम करों की अदायगी बंद कर देंगे, बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। किस लिए भाई? तो 7 दिन के अंदर जो राजनीतिक बंदी थे या जो क्रांतिकारी थे या जो आईएनसी के जो आदमी थे, इनको राजनीतिक बंदियों को क्या करने के लिए? रिहा करने के लिए। रिहा करने के लिए इन्होंने ये 2 बातें कही कि हम करों की अदायगी रोक देंगे, इसके साथ-साथ बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन इसी बीच गोरखपुर यानी यूपी के उस समय कौन सा था वो? संयुक्त प्रांत था, है ना? उत्तर प्रदेश नहीं था उस समय था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत की अगर हम बात करें, गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण ये जो है परिणामतः जो है असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी क्या कर देते हैं? वापस ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ कहें चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हम बात करेंगे चौरी चौरा कांड क्या है और उसमें क्या हुआ था और इन्होंने क्यों ये वापस ले लिया था, सब सारी बात के बारे में बात करेंगे। और ध्यान रहे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।